बड़े बड़े अखबारों से भी गजा की खबरें गायब हैं। गजा में चल रहे हमले में अब तक 123 फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत हो चुकी है। दावा किया जाता है कि कई पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर टारगेट कर मारा गया। इन पत्रकारों ने बिना किसी सेफ्टी गियर के या दफ्तर के 1 साल से गजा से रिपोर्टिंग की है। बेहद खतरनाक हालात में वो सब दर्ज कर रहे हैं जिसे इस्राइल दिखाना नहीं चाहता। अब तक के हमलों में 2 इस्राएली और 3 लेबनानी पत्रकारों की भी मौत हो गई है। अखबारों में गजा को लेकर नेताओं के बयान और एक्सपर्ट के विश्लेषण आपको खूब मिल जाएंगे। इन्हीं नेताओं की चिंताएं छपती हैं और आशाएं भी, लेकिन गजा के लोगों की कहानी नंबरों में बदलकर छोटी कर दी जाती है। नया बयान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है कि अगर मध्य पूर्व के इलाके में शांति लानी है तो गजा में युद्ध रोकना होगा। चीनी मीडिया के अनुसार शी जिनपिंग ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान यह बात कही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की और भारत ईरान दोस्ती की बात की। यही बात चीन के राष्ट्रपति ने भी की। हेडलाइन के बाद इन बयानों का क्या नतीजा निकलता है कभी पता नहीं चलता। अमेरिका के विदेश विभाग के सचिव एंटनी ब्लिंकन तो 1 साल में 11 बार मध्य पूर्व की यात्राएं कर चुके हैं। सोमवार को इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलकर युद्ध विराम की बात की, लेकिन उसके आसार नजर नहीं आते। लेकिन अमेरिका के कुछ सांसद राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन को पत्र लिख रहे हैं कि गजा में स्वतंत्र मीडिया को जाने दिया जाए ताकि सही खबरें आ सकें और जवाबदेही तय हो। इस सांसद का नाम जानकर आप वैसे भी क्या करेंगे? याद तो रहेगा नहीं। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि उसी अमेरिका से गजा पर गिराने के लिए बम जा रहा है? उसी अमेरिका के सांसद अपने पत्रकारों को गजा भेजने के लिए राष्ट्रपति को बार बार पत्र लिख रहे हैं। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार इस्राइल जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। ये लोग इस्राइल तक तो जाते हैं लेकिन गाजा जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों नमस्कार। गाजा में बमबारी के बाद गए न्यूज रिपोर्टरों को मार दिया गया है। जो गाजा की सच्चाई दिखाने वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे उनकी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लगभग 130 फलस्तीनी रिपोर्टर की मौत हो गई है। वहीं लेबनान और इजराइल के भी 5 से ज़्यादा रिपोर्टरों की मौत हुई है, क्योंकि जो भी स्वतंत्र रूप से गाजा की रिपोर्टिंग करने के लिए गए हैं वो उनसे मार दिया गया है। रिपोर्टिंग करने वाले फलस्तीन तक तो जाते हैं लेकिन गाजा नहीं जाने दिया जाता है। बीसीसीआई के एक रिपोर्ट से पता चला है कि गाजा की हालात कैसी है। वहां रह रहे लोगों को हम हर समय मौत का डर बना रहता है, यहाँ तक कि उन्हें पता नहीं चलता कि कब बम आएगा और उनके बच्चों और परिवार को खा जाएगा। इस तरह से वहाँ लोग जीने के लिए मजबूर हैं कि उनके पास खाना पानी तक की बड़ी दिक्कत हो गई है। अब तक के जो गाजा में हजारों बम गिराए गए हैं और लाखों टन जो मलबा अभी तक वहां बना हुआ है और उसके नीचे जो सैकड़ों लाशें दबी हुई हैं, सड़कों पे जो लाशें बिछी हुई हैं, इस तरह अगर मलबा इसी तरह पड़ा रहा वहां तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा, जिससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि गाजा की स्थिति क्या है रवीश कुमार से। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के प्रमुख का बयान है कि उत्तरी गजा में हर तरफ लाशों की दुर्गंध फैली हुई है। सड़कों पर और मलबों के नीचे लाशें दबी हुई हैं। मिशन इन लाशों को हटाना चाहता है मगर अनुमति नहीं दी जा रही है। उत्तरी गजा में लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं, जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। UNRWA को इस्राइल प्रतिबंधित करने जा रहा है। इस्राइल से यह संस्था काम करती है। अगले हफ्ते इस्राइल की संसद नेसेट में इस पर फैसला होगा। अगर यह बिल पास हो गया तो गजा में मदद पहुंचाने की सबसे बड़ी एजेंसी का काम बंद हो जाएगा। इस्राइल ने 6 अक्टूबर को उत्तरी गजा के पुराने रिफ्यूजी कैंप जबालिया पर तीसरी बार हमला कर दिया। कहा कि यहां हमास के लड़ाके इकट्ठा हैं। 20 दिन से कम समय में जबालिया में 400 से अधिक लोग मारे गए, कहीं कहीं संख्या 700 लिखी गई है। BBC से वहां के लोगों ने कहा कि सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं। लोग इस कदर घबरा कर भागे हैं कि अपने बच्चे भी साथ में नहीं ले जा सके। लोकल अस्पतालों के पास संसाधन खत्म हो रहे हैं और जबालिया से आने वाली तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि उत्तरी गजा में अब कहीं भी पानी नहीं मिल रहा, न ही खाना या दवा। अस्पतालों के बाहर लगातार गोलीबारी हो रही है। इस्राएली सैनिक भी तैनात हैं। इस हमले से पहले उत्तरी गजा के शहर बेतलाहिया में इस्राइल ने बड़ा हमला किया, जिसमें एक साथ 87 लोगों की जान चली गई। हर दिन तबाही की कोई भयानक खबर आती है, हर दिन दुनिया उससे सामान्य हो जाती है। लोग अपने देश के अखबारों में अपने नेता का फोटो देखकर खुश हैं कि वो ग्लोबल लीडर बन गए हैं। इस बात से किसे फर्क पड़ेगा कि आज अगर युद्ध बंद हो जाए तो गजा को 1 साल पहले की स्थिति में लौटने में 350 साल लगेंगे। गजा जेल की तरह चारों तरफ से बंद है। उसकी अर्थव्यवस्था राहत और मदद पर चलती है। ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ही मामूली होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन उस स्तर पर भी लौटने में 350 साल लगने की बात की जा रही है। इसका मतलब यही हुआ कि गजा अब फिर से कभी नहीं खड़ा हो पाएगा।
उसके बचे होने की संभावना तेजी से समाप्त होती जा रही है। इस्राइल की बमबारी ने पूरे इलाके को भयानक रूप से तबाह कर दिया। कई जगह पूरे के पूरे मोहल्ले ध्वस्त हो चुके हैं, सड़कें और दूसरे जरूर मूलभूत साधन बर्बाद हो गए। मलबों के पहाड़ जमा हैं, जिनमें इंसानों की सड़ती हुई लाशें भी हैं और बिना फटे बम भी। इन मलबों को ऐसे ही छोड़ा गया तो यह महामारी को निमंत्रण देने जैसा होगा, और साफ करने की कोशिश की गई तो मौत का कारण बन सकती है। मगर इस मलबे को साफ किए बिना किसी भी किस्म के पुनर्निर्माण को शुरू कर पाना संभव नहीं होगा। यह सब लिखा है एसोसिएटेड प्रेस में जोसेफ क्राउस ने। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा है कि अगर गजा में युद्ध कल ही खत्म हो जाता है तो भी उसकी ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 से पहले की स्थिति में लौटने में 350 साल लगेंगे। गजा की अर्थव्यवस्था उससे पहले भी इसराइल और इजिप्ट के लगाए प्रतिबंधों के कारण सिकड़ी हुई थी। उस स्थिति पर पहुंचने में 350 साल लगेंगे। सोचिए यह कितना वक्त होता है। सवाल यही नहीं, इतने साल तक गजा को खड़ा करने के लिए क्या चाहिए, मलबे को हटाने में कितना साल लग जाएगा। अगर वहां कोई बचेगा ही नहीं, उनकी जमीन पर कोई और बस जाएगा, तो फिर वह कौन सा गजा होगा जो 350 साल बाद खड़ा किया जाएगा। और किसका गाजा होगा, फिलिस्तीन का या इसराइल का? 350 साल पीछे जाकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय भारत में क्या, दुनिया में कारें नहीं थी, फोटोग्राफी से लेकर सेफ्टी पिन का आविष्कार नहीं हुआ था, एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया था, ना ही एंटीबायोटिक दवाइयां खोजी गई थी, फ्रिज और टीवी भी नहीं था, एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज नहीं की थी। भारत मुगल और दूसरे राजाओं नवाबों के शासन में था और उनके साथ ब्रिटिश और दूसरी यूरोपियन ताकतें व्यापार में हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रही थी, जिनके राज में भारत को 200 साल तक गुलाम रहना था। इतना लंबा होता है 350 साल। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के लेखक रमी अलाजे का कहना है कि उन्होंने मौजूदा युद्ध के शुरुआती 7 महीनों के दौरान गजा की अर्थव्यवस्था में जो तबाही आई है उसे ही जोड़कर यह हिसाब लगाया कि 350 साल लग जाएंगे। 350 साल तब लगेंगे जब गजा पर इस तरह की बमबारी फिर से नहीं होगी और जान माल के आने जाने की खुली छूट दी जाएगी। अच्छी मात्रा में निवेश आएगा तो भी अंकटाड संस्था का अनुमान है कि गजा की पर कैपिटा जीडीपी को 2022 के स्तर तक पहुंचने में 2050 तक का समय लग सकता है। यूएन की एक और रिपोर्ट आई है, इसे यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। इसमें भी कहा गया है कि अगर गजा से सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए जाएं और वहां बड़ी मात्रा में निवेश किए जाएं, तब भी समूची फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था के 2034 तक पटरी पर लौट कर आने की संभावना नजर आती है। लेकिन इन आदर्श परिस्थितियों के अभाव में उनका भी मानना है कि स्थितियां अंकटाड के सदियों लंबे अनुमानों से मिलती हैं। इसमें एक और पहलू भी है, अगर इसराइल का हमला रुक जाए और गजा की अर्थव्यवस्था पर काम होने लगे, तब भी उसके लोग इन त्रासदियों के बाद खुद को कैसे खड़ा कर पाएंगे। जिस गजा में परिवारों के परिवार खत्म हो गए, लोगों के बच्चे भाई बहन माँ बाप मार दिए गए, उसी जमीन पर उन्हें फिर से बसना होगा। हमला रुकने के बाद अगर गजा में फिर से घर बनते हैं, उनमें रहने वालों ने जो भयानक समय देखा, उसका असर कितनी पीढ़ियों तक रहने वाला है, इसका हिसाब कैसे लगाया जा सकता है। यूएनडीपी की रिपोर्ट में लिखा है कि 1 साल पहले की जो अर्थव्यवस्था थी गजा में, इस वक्त उसका मात्र 35% ही शेष है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसी रिपोर्ट पढ़कर हैरानी होती है। कई बार लगता है कि जहां हजारों टन बम गिराए जा रहे हों, लोग भूखमरी और महामारी से मर रहे हों, वहां रोजगार और प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट का क्या मतलब है। यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है गजा ने 69 वर्षों में जो भी हासिल किया सब तबाह हो चुका है। वहां की गरीबी 74% से अधिक हो गई है। वेस्ट बैंक और गजा में कुल मिलाकर 40 लाख से अधिक लोग गरीबी में धकेले जा चुके हैं। 26 लाख लोग पिछले साल गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे। 1 साल में गजा में हजारों बच्चे बमबारी और कुपोषण से मारे जा चुके हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो हमले के दौरान पैदा हुए और जब से पैदा हुए तब से भूखमरी के शिकार हैं। ना परिवारों के पास खाने के लिए कुछ है, ना माओं के पास पिलाने के लिए दूध। इस हालत में लोग गजा में जी रहे हैं। गजा में फैले कुपोषण पर अल जजीरा ने एक लंबी रिपोर्ट की है, जिसे आप उनकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। बीच बीच में युद्ध विराम की बातों से उम्मीदें पैदा की जाती हैं ताकि दुनिया को लगे कि कुछ हो रहा है। ये बड़े लीडर केवल अच्छा सूट नहीं पहनते, दुनिया की बेहतरी के लिए वार्तालाप भी करते हैं। मंगलवार 22 अक्टूबर को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे। ब्लिंकन ने नेतन्याहू से मांग की कि वो याह्या सिनवार की मौत और हमास के बड़े ठिकानों के ध्वस्त होने का इस्तेमाल करते हुए युद्ध विराम के एक स्थायी समाधान की ओर सोचें। ब्लिंकन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब सिर्फ 2 ही चीजें करनी बाकी बचती हैं। एक तो बंधकों को छुड़ाकर घर लाया जाए और इस समझदारी के साथ
इस युद्ध का अंत किया जाए कि आगे की योजना क्या रहेगी। कमला हैरिस ने बुधवार की रात सीएनएन के टाउन हॉल कार्यक्रम में कहा कि सिनवार की मौत के साथ हमारे पास एक मौका है कि हम इस युद्ध को खत्म कर सकें, बंधकों को वापस ला सकें, फिलिस्तीनी लोगों को राहत दे सकें। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि यूएनडब्ल्यूए चाह कर भी मलबा में दबे लोगों को नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि यूएनडब्ल्यूए की संस्था को इजराइल से दबाव पड़ रहा है कि वो ऐसा ना करे। इजराइल के सदन में अब एक नया बिल पास होने वाला है जिससे गाजा को मिलने वाली राहत का जो संसाधन है वो भी रोक दिया जा सकता है, क्योंकि इजराइल इतना नरसंहार कर रहा है कि सारी सीमाएं पार हो गई है। गाजा की ये हालात है कि गाजा में रहने वाले लोग मौत के लिए दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि इस समय जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी दूध नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि माओ के जो स्तन है वो सूख चुके हैं। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि गाजा की क्या स्थिति है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि गाजा में 2022 की स्थिति में आने में गाजा को 350 वर्ष का समय लग सकता है। वहीं स्थिति को सुधार पाएंगे या नहीं सुधार पाती है, क्योंकि पहले से भी गाजा को सहयोग मिलता है, लेकिन कम सहयोग उसको मिला है। लेकिन इतनी बर्बादी के बाद अब 2050 तक क्या यह अपने स्थिति में वापस आ जाएगा? दोस्तों, गाजा की परिस्थिति देखने के बाद और सुनने के बाद आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।